So let's talk about this theorem. As the name is written here, De Moivre's theorem. De Moivre's theorem, जिसको हम DMT से भी जानते हैं, DMT. ठीक है, तो क्या है, आइए दोस्तों इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं. Cos of n theta plus iota times sin of n theta. Cos n theta plus iota times sin of n theta is the value or one of the values. किसकी किसकी वैल्यू या वन ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n. ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की एक वैल्यू या वन ऑफ द वैल्यू है कौन? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, जब n कोई एक q को बिलोंग कर रहा है. ठीक है ना, n यानी q यानी एक रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है. अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर n जब रैशनल नंबर है तो कौन सा केस है कि ये दी वैल्यू है और कौन सा केस है वन ऑफ दी वैल्यू है. ठीक है ना, एक ही वैल्यू और वन ऑफ दी वैल्यू, दोनों बातों में बड़ा फर्क है. क्या है अब उसका आंसर क्या है? पहले आंसर देंगे आपको और फिर आपको जवाब देंगे कि हाँ भाई ये बात क्यों आई, कारण क्या है. तो हमने लिखा है वैल्यू, ये वैल्यू है इफ n इज एन इंटीजर. अगर n इंटीजर है तो ये वैल्यू है, लेकिन अगर n एक रैशनल नंबर है, अगर n एक रैशनल नंबर है जो कि इंटीजर नहीं है, एग्जाम्पल 1/2, 3/4, 5/7, तब ये क्या है? वन ऑफ द वैल्यू है. मेरी बात समझ में आई? देन इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वैल्यू. अब हाउ, what is the reason behind it? We'll talk about it and we'll try to understand about the DMT via some examples. अब सवाल उठता है ये थ्योरम हम पढ़ क्यों रहे हैं? जैसे कि रोटेशन थ्योरम हमने क्यों पढ़ी थी, हमें याद है. एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देते थे तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता था, तो उसकी हम पोजीशनिंग डिफाइन करते थे उसके थ्रू, या न्यू प्लेस और इनिशियल प्लेस के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपस में एक रिलेशन डेवलप करते थे विद एन एंगल इन बिटवीन देम. राइट, दिस थ्योरम एज इट इज रिटन, इट इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द रूट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. रूट निकालने के लिए ये एक किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है. ठीक है, अब सवाल उठता है रूट्स निकालने के लिए कैसे हेल्पफुल है. अब एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा आप सबसे. मैंने कहा यार z² = 1, इसका क्या सॉल्यूशन आएगा? अब ऑब्वियसली ये डिग्री 2 इक्वेशन है, इसके दो रूट आएंगे, एक z = +- 1 आ जाएगा. ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, तो दो रूट आ गए, आंसर आ गया हमारे पास. ठीक है, अब मैं पूछूं z⁴ = 1 + आयोटा. अब थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे, थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाओगे. यही मैं पूछता यहाँ पर z⁴ = 1, तो ठीक है आप चारों रूट इसके डिफाइन कर लेते, लेकिन इस केस में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. करेक्ट है, या z⁴ = 1 + 2 आयोटा, इस तरीके का. अब ये एक डिग्री 4 इक्वेशन है, ये भी एक डिग्री 4 इक्वेशन है. अब इसके भी 4 रूट आएंगे, इसके भी 4 रूट आएंगे. अब वो चारों रूट निकालने के लिए हमारे पास आसानी का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, यानी मैं ये कहूंगा डी मोवरे थ्योरम हमारे इस काम को आसान करती है. किस काम को? रूट्स निकालने के, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के रूट्स निकालने के लिए. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स टू डिटरमाइन द रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. 4 बेसिक बातें हैं, ये चारों बेसिक बातें आपने अपनानी है किसी भी सवाल के अंदर में जिसके अंदर में रूट्स निकालने की बात की गई हो कॉम्प्लेक्स नंबर के. ठीक, तो पहला
फर्स्ट स्टेप इज राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप बात कर रहे हैं उसे किस फॉर्म में लिख दें, पोलर फॉर्म में लिख दें। आई एम श्योर आप सब समझते हैं पोलर फॉर्म क्या होता है, ई पर आयोटा थीटा वाला फॉर्म, करेक्ट है। एड 2m पाई टू द आर्गुमेंट, ये बात समझ आ गई, 2m पाई। अरे भाई थीटा पर भी वही वैल्यू आएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और थीटा प्लस 2m पाई पर भी वही वैल्यू आएगी जहां पर m एक इंटीजर है, ठीक। अप्लाई डीएमटी, डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई कर दे। कैसे अप्लाई करना है अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू बातें समझेंगे। और फिर m की वैल्यू 0 1 2 3 अप टिल n-1 तक पुट करते जाएं टू गेट द n रूट्स। अब सवाल यही है कि ये चारों स्टेप एक काम करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल के ऊपर शुरुआत करते हैं और वहां से समझते हैं कि इस डीएमटी का मतलब एक्चुअली में क्या है। और अभी अभी 2 सवाल अधूरे हैं जो मैंने आंसर अभी तक नहीं दिया। एक वन ऑफ दी वैल्यू, पहला सवाल यानी दोनों सवाल वही है, वैल्यू कब और वन ऑफ दी वैल्यू कब, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होल पावर n की, ठीक है। कौन वैल्यू, cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा, करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा गया है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 होल की पावर 4, ठीक है। अब जैसा कि कहा गया स्टेप नंबर 1 के अंदर में कि जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स निकालने हैं उसे क्या करेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लिखा है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1/4, या फिर मैं ऐसा बोल दूं, ये लिखा है z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है बात यहां तक। तो बेसिकली दिस इज अ डिग्री 4 इक्वेशन, राइट। ये एक डिग्री 4 इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली इसके 4 रूट्स आएंगे। अब वो चारों रूट्स निकालने के लिए जो डीएमटी है हमारी वो हेल्प करेगी। डी मोवरे थ्योरम विल हेल्प अस आउट इन फाइंडिंग द 4 रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि दोनों तरफ अगर मैं मॉड्यूलस लूंगा तो मॉड्यूलस z इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मॉडुलस या इसी में ले लो, एक ही बात है, मॉडुलस z की पावर 4 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, यानी इसका मतलब मॉडुलस z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, यानी मॉडुलस z की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/4। मॉडुलस z की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/4। यहां तक मेरी बात समझ में आई। और आप इतना सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं बोलूं मॉडुलस z इज इक्वल टू k, जहां पर k कोई एक रियल नंबर है, जहां पर k कोई एक रियल नंबर है, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल जिसका की सेंटर 0 0 होता है, ठीक है। तो यानी मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि ये भी वही z है और ये भी वही z है, ये भी वही z है, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चारों रूट हैं, therefore all the 4 roots of the above equation, चारों रूट्स जो ऊपर इक्वेशन लिखी है उसके will lie on the periphery या फिर बाउंड्री ऑफ द सर्कल विद रेडियस, रेडियस कितना है उसका, विद रेडियस 2 की पावर 1/4। यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक बात समझ में आ जाती है, ठीक है। मतलब उसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझ में आनी चाहिए, यहां से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए 2 बातें चाहिए होती है, एक मॉड्यूलस और दूसरा आर्ग्यूमेंट। 2 बातें अगर मिल जाएंगी तो एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड।
यही मात्र दो बातों की जरूरत है, ठीक है। अब हमें पता है ये चीज यानी मॉडुलस ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, आर्ग्यूमेंट इज येट टू बी डिफाइंड, आर्ग्यूमेंट इज येट टू बी डिफाइंड। अगर ये मिल जाएगा तो वो जो चारों रूट्स हैं अबव इक्वेशन के, जो चारों रूट्स हैं वो निकल करके आ जाएंगे। अब रूट्स निकालने के लिए बेसिकली मुझे आर्ग्यूमेंट की ही जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए, लेकिन आइए दोस्तों, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था। इस इंफॉर्मेशन का भी हम यूज कैसे करने वाले हैं अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो बेसिक बातें या चार बेसिक बातें जो हमने ऊपर लिखी उन्हीं के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए, सो लेट अस बिगिन विद देम। तो दिस इज दी, ये जो हमने लिखा इसके लिए ये तो होती है यूलर्स फॉर्म, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन दी पोलर फॉर्म। तो ये होती है पोलर फॉर्म जो मैंने लिखी है। तो पोलर फॉर्म के लिए जो थीटा है वो थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं तो tan थीटा की वैल्यू y बाई एक्स आती है। अब x प्लस आयोटा वाई यानी √3, तो यानी जो थीटा है वो कितना आएगा, पाई बाय 3 आएगा, यानी 60 डिग्री की बात हो रही है। करेक्ट है दोस्तों। तो एज अ रिजल्ट अगर हम इसे आप पोलर फॉर्म में लिखें, पोलर फॉर्म में लिखें अगर अब हम, तो z इज इक्वल टू, इसका मॉडुलस कितना है, 2 की पावर 1/4, तो लिख दिया हम लोगों ने। तो बेसिकली मैंने ऐसा किया, आप ये समझें, ऐसा किया 2 टाइम्स ऑफ 1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 1/4, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट इससे क्या बना, z इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 ये रहा, और अंदर में ये 1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/4। तो एक्चुअली क्या बन गया, z इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, बेसिकली अब थीटा 60 डिग्री है, यानी cos ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 3 होल की पावर 1/4। यहाँ तक बात समझ में आई, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहला काम, इसको जिस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें रूट्स निकालने हैं उसको पोलर फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या लिखा गया है, 2m पाई ऐड करना है किसमें, आर्ग्यूमेंट के अंदर में। तो ऐड 2m पाई, लेट मी राइट इट डाउन, ऐड 2m पाई टू दी आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में 2m पाई ऐड कर देते हैं। तो 2m पाई ऐड करेंगे तो क्या बनेगी बात अपने पास, तो z इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1/4 cos ऑफ 2m पाई प्लस पाई बाय 3, राइट, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2m पाई प्लस पाई बाय 3 होल की पावर 1/4। ये हमने लिख लिया, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो एड 2m पाई टू दी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहां तक तो बात बन गई, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, राइट। अब इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई डीएमटी। अब डीएमटी में हमने पढ़ा था ये क्या है, कॉस ऑफ की थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। अब बेसिकली ये एक्चुअली में क्या है, ये ई पार आयोटा थीटा की पावर n को मैं ई पार आयोटा n थीटा लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो वही लिखने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो एज अ रिजल्ट z can be written as 2 की पावर 1/4 as it is आया into cos of, ये कितना बनेगा 6m पाई, एलसीएम ले लिया मैंने, प्लस पाई डिवाइडेड बाय, अब ये n थीटा, n कितना है 1/4 है, तो n थीटा तो 4 और 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 12 बन जाएगा, प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ कितना 6m पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 12, ये बात बन गई बस, ये z की वैल्यू आ गई। यहां तक मेरी बात समझ में आती है। और अब मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमने डीएमटी तो अप्लाई कर दी, अब हमने क्या करना था, m की वैल्यू 0 1 2 3 अप टिल n-1 तक
हमने इसके अंदर में क्या करना है, पुट करनी है, सो एज टू गेट दी ऑल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये एक्चुअली में जो ये 4 है ये n है एक्चुअली। आप ऐसे समझे कि यहाँ पर हमने ऐसे समझा था कि z की पावर n इक्वल टू ये लिखा हुआ था, ये था ना एक क्वेश्चन अपने पास, z की पावर n, तो इसको हम n मानते हैं। तो एज अ रिजल्ट, इनफैक्ट अगर यहाँ पर ये भी होता, कंफ्यूजन हो तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 3 भी होता, तब भी हम n4 को ही मानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर में सारा कुछ, नहीं करना होता तो रेज टू पावर 3/4 भी कर लेते, तब भी कोई फर्क उससे नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि m की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक तो आ गई, तो n की वैल्यू एक्चुअली में 4 है अपने पास। इसका मतलब क्या हुआ, m की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 पुट करनी पड़ेगी। तो आइए मिलकर के एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि m की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आई 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ π/12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ π/12, करेक्ट है। फिर m की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग बात करते हैं, m की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग z इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ, अब m की वैल्यू 1 आएगी तो 6 पाई प्लस पाई, है ना। तो m की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पुट करके दिखा रहा हूँ आपको, m की वैल्यू 1 तो 6 पाई प्लस π/12 हो जाएगा ये, यानी 6 π/12 यानी π/2 प्लस π/12 हो जाएगा ये, यानी cos ऑफ π/2 प्लस π/12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ π/2 प्लस π/12। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। m इज इक्वल टू 0 आ गया, m इक्वल टू 1 आ गया, के कोरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। फिर m इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल दूंगा, z इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ cos ऑफ, अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12, तो ये 12 से 12 पार्शियली तोड़ेंगे तो कट जाएगा, तो पाई प्लस दिस थिंग आ जाएगा, तो पाई प्लस π/12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई प्लस π/12। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। फिर इसी तरह m इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, m इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो क्या आएगा, z की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ, अब m की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 18 पाई, है ना, तो 18 π/12 18/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा अगर आप लोगों को, तो 18 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा ये, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। 18 पाई कितना हो जाएगा ये 3 π/2, ठीक है, प्लस π/12, यानी cos ऑफ 3 π/2 प्लस π/12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3 π/2 प्लस π/12। यहाँ तक बात समझ में आती है मेरी? तो अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि इतना लंबा टाइम लग रहा है इस सवाल के अंदर में, इट इज टेकिंग सो मच टाइम। तो ध्यान से देखिए मेरी बात, एक पहली बात मैंने शुरू में कहा था, इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो सबका सेम हमने प्रूव कर लिया था, बिकॉज सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किसके ऊपर लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर, जिसका की रेडियस 2 की पावर 1/4 है। तो इस पेरीफेरी के ऊपर ही सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर चारों के चार लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट का ही डिफरेंस था। तो हम देख पा रहे हैं अगर ये जो हर m की वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर आए, ये पहला आंसर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, चारों के चार में यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/12 आई, यहाँ पर पाई प्लस π/12 आई, यहाँ पाई प्लस π/12 आई, यहाँ 3 π/2 प्लस π/12 आई, यानी चारों की चार वैल्यू अलग अलग आई, चारों की चार वैल्यू अलग अलग आई हैं, तो यहीं से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन हो जा रहा है, राइट। तो अब एक सवाल आता है कि सर अगर m की वैल्यू आगे तक भी लेकर के जाते, लेट अस से m की वैल्यू 4 तक पुट करते, तो क्या आंसर आता, करके देखते हैं। ये दोस्तों 2 की पावर 1/4 टाइम्स ऑफ, जैसे ही आप 4 वैल्यू पुट करेंगे, 6 इंटू 4 24 π/12 यानी 2 पाई, तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू आ जाएगी cos ऑफ 2 पाई
प्लस पाई बाय 12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 पाई प्लस का पाई बाय 12, ये बात आ जाएगी। तो यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 4, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये दोनों क्या है, सेम है। द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग, आई एम राइटिंग डाउन द वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू m इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 4 आर सेम। कहने का मतलब रिपीट टेलीकास्ट शुरू हो गया दोबारा का दोबारा, 4 के बाद 5 पे 6 पे 7 पे जाएंगे तो वही की वही वैल्यूज दोबारा की दोबारा रिपीट होती चली जाएंगी। सो देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट, दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द बेसिक रीजन दैट वी गो अप टिल m की वैल्यू n-1 तक जाते हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है सभी को? चलिए ये तो सही है, हमारा आंसर भी आ गया, डीएमटी भी लगा ली, चारों पॉइंट्स लगा लिए, सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन हम सबको लग रहा है कि ये लंबा तरीका है, तो कोई छोटा तरीका भी होना चाहिए इसका। यस देयर इज अ छोटा तरीका। क्या है उसका छोटा तरीका, ध्यान से देखें दोस्तों। अब हमने कहा हमें तो आर्ग्यूमेंट ही तो चाहिए, व्हाट वी रिक्वायर, हमें जो मॉड्यूलस है वो कितना आ चुका है, वो 2 की पावर 1/4 आ गया हर एक रूट का। व्हाट वी रिक्वायर, आर्ग्यूमेंट, हमें आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब z की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 हमारी इक्वेशन है, यानी 4 रूट्स हैं। तो 4 रूट्स हैं और वो सारे के सारे लाई ऑन दी सर्कल, लाई ऑन दी बाउंड्री ऑफ द सर्कल, चारों के चारों रूट्स बाउंड्री ऑफ दी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो क्या करें हम, इसका मतलब अब एक सर्कल का पूरा चक्कर यानी 2 पाई, अब 2 पाई को 4 बराबर भागों में बांट दो यानी पाई बाय 2 आ गया। सो पाई बाय 2 क्या है, इट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है बिटवीन दी, या इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 consecutive roots, getting my point, between any 2 consecutive roots। पाई बाय 2 क्या है, डिफरेंस है, किसके बीच में डिफरेंस है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में। कहने का भावार्थ क्या हुआ, आर्ग्यूमेंट ही तो निकालना है। तो अगर मेरे पास पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी 4 रूट्स है, एक z1 है, एक z2 है, एक z3 है, एक z4 है, अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा है तो इसका आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस पाई बाय 2 होगा, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस पाई होगा और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा प्लस 3 पाई बाय 2 होगा। हाँ या ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन, देयरफॉर वी नीड टू फाइंड थीटा, वी नीड टू फाइंड थीटा। थीटा अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन एकदम से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ तो पावर 1/4 आई, पावर z की पावर 4 है, मान लो z की पावर 8 आती तो m की वैल्यू 0 से लेकर के 7 पुट करते हैं आप, तो ऑब्वियसली उसके अंदर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, इट वुड हैव बीन अ टाइम टेकिंग टास्क। लेकिन यहाँ पर हम अगर ये वाली थॉट से चलें जो मैंने कहा कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1 का अगर हम आर्ग्यूमेंट निकाल दें और सभी के बीच में डिफरेंस जो आया ऊपर 2 पाई को 4 बराबर भागों में बांट दिया या 8 बराबर भागों में बांटना है, उन सबको ऐड करते चले जाएं थीटा के अंदर में, तो अपने पास चारों के चारों रूट आ जाएंगे। करेक्ट है? तो माय क्वेश्चन इज नाउ टू फाइंड थीटा। थीटा, अब ध्यान से देखें दोस्तों, आप ये थीटा था, ये थीटा में पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, ये पाई ऐड हो रहा है, ये 3 पाई बाय 2 ऐड हो रहा है, वही तो वही बात आ रही है ले दे करके जो मैं अभी नीचे आपसे प्रूव कर रहा हूँ। तो थीटा मैं कह रहा हूँ पाई बाय 12 आए, ये कैसे निकाले हम? यस, इट कैन बी फाउंड वेरी वेरी इजीली। कैसे? देखें दोस्तों, हमारा जो इनिशियली हमें यहाँ तक हमें बात समझ आ रही, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी, ये वाले पार्ट तक कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अगर आप डीएमटी लगाए बिना, आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट अगेन, डीएमटी लगाए बिना अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n लिखा है तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा n आ जाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा, cos ऑफ पाई बाय 12 प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ पाई बाय 12 वाली बात आ जाएगी। यानी कहने का मतलब जो थीटा है वो पाई बाय 12 आ पा रहा है यहाँ से, हाँ या ना? मतलब जो सबसे पहले इनिशियल लेवल पे आपने यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करा, वहां पर आप थीटा निकाल लें, वो थीटा सबसे पहला थीटा है और 2 आर्ग्यूमेंट्स के बीच में कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस आपने निकाल लिया, तो एज अ रिजल्ट
आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी Z1 विल बी 2 की पावर 1/4 इंटू ई पावर आयोटा थीटा, Z2 विल बी 2 की पावर 1/4 इंटू ई पावर आयोटा टाइम्स ऑफ थीटा प्लस π/2, Z3 विल बी 2 की पावर 1/4 इंटू ई पावर आयोटा टाइम्स ऑफ थीटा प्लस पाई, एंड Z4 will be 2 की पावर 1/4 इंटू ई की पावर आयोटा टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 3π/2, और हम लोग थीटा डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, π/12 है। ये आपके चारों आंसर आ चुके हैं। बेसिकली ये चारों के चार इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। सबसे पहला थीटा कहां पर आ रहा है, π/12, कॉरस्पॉन्डिंगली मतलब यहाँ पर वैल्यू आ रही है Z1 की, फिर π/2 ऐड हो रहा है इसके अंदर में, ये 90 डिग्री, ये Z2 आया, फिर इसके अंदर में ऐड हुआ 90 डिग्री, Z3 आया, और फिर इसके अंदर में ऐड हुआ तो ये Z4 आया। तो दिस इज अ शॉर्टर, दिस इज अ ट्रिकी मेथड, और कम समय में सॉल्व करने का ये एक अच्छा तरीका है। समझ आई बात? ये क्लियर है सभी को? अब देखिए दोस्तों, अब मैं सीधा वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द डीएमटी पे जाऊंगा। हमने लिखा था cos n थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इज दी वैल्यू और वन ऑफ दी वैल्यू। अब इस सवाल का आंसर भी देना बाकी है। तो हमने कहा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, ठीक है। n अगर, आई एम रिपीटिंग, n अगर इंटीजर है तो ये एक वैल्यू है, लेकिन n अगर रैशनल है तो ये वन ऑफ दी वैल्यू है, विच इज नॉट एन इंटीजर, रैशनल विच इज नॉट एन इंटीजर। मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n के लिए बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी ये बात करता, जैसे कि मैंने अभी बात करी, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा √3 की पावर 1/4, ठीक है। अंदर वाले पार्ट को मैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखता। ये जो भी वैल्यू लिखी गई है ये क्या है, रैशनल वैल्यू है, रैशनल बट नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर। इतनी तो बात क्लियर हो जाती है अपने, ये रैशनल है बट ये एक इंटीजर नहीं है। यहां तक तो क्लियर हो गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब अगर एक और एग्जांपल लें हम, मान लो z इज इक्वल्स टू होता वैल्यू इफ n इज एन इंटीजर, मान लो 1 प्लस आयोटा √3 का ही एग्जांपल लिया, मान लो मैंने इसी का ही एग्जांपल लूँ आगे फर्दर। इनफैक्ट यहाँ अगर इसकी मैं बात करता तो ये तो डिग्री 1 है, डिग्री कितनी है इस इक्वेशन की, 1 है, तो इसीलिए ओनली 1 रूट होता, ओनली 1 रूट होता। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं लिख देता cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, एंड इफ n इज एन इंटीजर, ठीक है, तो डीएमटी भी लगाता। अगर इसमें मैं सोच करके देखें तो cos ऑफ 2m पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2m पाई प्लस थीटा होल की पावर n लिखा है मैंने, यहाँ होल की पावर n लिखा है। तो मैं अगर वहां पर भी तो 1 अपॉन समथिंग था तो मल्टीप्लाई तो किया, तो m की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक पुट करी थी। यहां भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, देखें दोस्तों, तो क्या बनेगा, cos ऑफ 2mn पाई प्लस n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2mn पाई प्लस n थीटा, m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी पुट करूं, मैं कुछ भी पुट करूंगा, कोई फर्क आएगा क्या? क्योंकि दोस्तों m क्या है, इंटीजर है, m क्या है, इंटीजर है, और n भी ऑलरेडी क्या है, इंटीजर है, विच इज अ n इज अ इंटीजर, क्लियर इंटीजर है n भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया mn भी एक इंटीजर है, और क्योंकि mn भी एक इंटीजर है तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन गया,
तो इसकी वैल्यू विल बी कमिंग सेम एज कॉज ऑफ n थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ n थीटा ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का थंब रूल है। वहीं पहुंच गए, दोबारा वहीं पहुंच गए। तो m की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये वैल्यू क्या है, आपकी जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के अंदर में क्या लिखा है, अगर n इंटीजर है तो ये इट इज दी ओनली वैल्यू इफ n इज एन इंटीजर। मेरी बात समझ में आ गई? और रैशनल नंबर है अगर n जो कि इंटीजर नहीं है पावर में, यानी 1/2, 1/3, 3/4 इधर की तरफ, तो yes there is a difference. What is the difference? I have already conveyed you via this big question. I am sure ये कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया। And with this my concept of teaching you de Moivre's theorem ends here। और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ये ट्राई करें, राइट?